नमस्कार, आप देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम और आज के खास कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं बोकारो स्टील के सीजीएम नगर सेवा श्री भूपेंद्र सिंह पोपली साहब। सबसे पहले तो पोपली साहब, स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। आपको नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। पोपली साहब, 33 साल का आपका सर्विस है, आपने एमटीटी से शुरू की थी और अब आप 33 साल की सेवा बोकारो स्टील को दे चुके हैं। जो सफ़र है अब तक का, अगर रिकैप अगर हम जानना चाहें तो कैसा सफ़र रहा है ये 33 सालों का? मेरे को लगता है कि बहुत ही बेहतरीन सफ़र रहा और इस शहर ने रियली बहुत कुछ दिया। मैं तो दिल्ली से आता हूँ और पहले 5 साल डेफिनेटली थोड़ा लगता था कि कहाँ आ गए, बोकारो जैसी जगह में, छोटी जगह थी दिल्ली के हिसाब से कंपेयर करते थे। लेकिन बाद में जब हमको 5 इयर्स में जब पता लगने सोचे तो हमको लगा कि इससे बेटर कोई शहर हो नहीं सकता क्योंकि दिल्ली में बहुत ट्रैफिक था, पोल्यूशन था और यहाँ पे बहुत ग्रीनरी थी। अगर आप उन दिनों को रिकॉल करेंगे तो बहुत फ्रीक्वेंटली बारिश होती थी। अप्रैल ऑनवर्ड्स हर दूसरे तीसरे दिन जहाँ थोड़ी सी गर्मी पड़ी बारिश हो जाती थी। और एक यहाँ जो एक माहौल था, एक भाईचारे का, जो एक फैमिली, वी वर अ बिग यूनिट, बिग फैमिली। तो जो हमारे पास टाइम था बच्चों को देने के लिए और अपने फ्रेंड सर्कल में बिताने के लिए, तो दैट वाज अ वेरी, बहुत ही मतलब वो चीज़ सब जगह मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो प्यार और अपनापन यहाँ पे मिला। पोपली साहब, एज ए सीजीएम आप नगर सेवा में हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं और गंभीर विषय भी होगा, हम जरूर उठाएंगे उसको, लेकिन आप एक रंगकर्मी भी हैं, आप एक कलाकार भी रहे हैं, तो ज़रा उस सफ़र के बारे में बताइए, फिर हम आएंगे गंभीर सवालों पर। देखिए, हमारा थोड़ा सा ये था कि मैं ये तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा ये था कि हम किसी भी चीज़ को एक अपना लेते हैं कि चलो भाई ये भी करके देखते हैं, वो भी करके देखते हैं। तो मेरा स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि थी, शुरू से ही स्पोर्ट्स में रुचि रही है। कोई भी स्पोर्ट्स अपना खेलना है। और यहाँ आने के बाद तो शुरू में हम लोगों नाटक वाटक में भी पार्टिसिपेट किए, नुक्कड़ नाटक होते थे और वो सब, उसमें भी पार्टिसिपेट किए। और उसके बाद जो हम लोग हैं, हम लोग इसमें जो है स्पोर्ट्स मेरा ऑलवेज़ एक ये रहा है फेवरेट। तो यहाँ पे बहुत मौका मिला शुरू में बिलियर्ड्स खेलने का, टेनिस और स्विमिंग। ये 2-3 चीज़ें मैंने बहुत रेगुलरली फॉलो की। और यहाँ पे एक ग्रुप, अच्छा ग्रुप बना जिसके चलते हम ट्रैकिंग पे गए। हमने बहुत सारे ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस किए, जो वो बोकारो की देन है। बोकारो में एक आरोही करके क्लब चलता था, फिर हमने अपना एक क्लब बनाया, बोकारो स्टील एडवेंचर क्लब। उसके तहत हम लोग नेपाल जनरली जाते थे, हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक्स। सो मच सो कि हम माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे भी गए हैं, जो ट्रैकिंग में जो सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। इन द ईयर 2000 हम उसमें गए हैं। हमने एक कोस्टल इंडिया मोबाइक एक्सपीडिशन किया, 9,000 किलोमीटर्स, इट वॉज मोर देन 9,000 किलोमीटर्स 30 डेज़ में हमने किया, बोकारो से पूरा कोस्टल इंडिया जाके वापस बोकारो। एंड दैट टाइम इन द ईयर 1990। और अब से 32 साल पहले। आज से 32 साल पहले जस्ट ज्वाइन किए थे, ट्रेनिंग ख़त्म भी नहीं हुई थी, जस्ट ख़त्म होने वाली थी। और क्योंकि यहाँ पे ये माहौल था कि आपको एनकरेज करती थी मैनेजमेंट ये सब चीज़ें करने के लिए, ऑफिशियल छुट्टी मिलती थी, तो उसमें हम लोग गए थे। और अभी वही एक वाक़या याद आ रहा है, हम लोग के पास उस टाइम वो 100 सीसी की सारी मोटरसाइकिल्स निकली थी, तो हमारे पास यामा था। एक ऑस्ट्रेलियन कपल हमको वहाँ मिला गोवा में, उसके पास वो सुजुकी 1000 सीसी टाइप की कोई बाइक थी तो उससे जब बात हुई तो बोला, अच्छा आप इतना दूर से आ रहे हैं इस मोपेड पे तो मतलब उसके लिए वो मोपेड थी, हमारे लिए तो उस टाइम वो स्टेट ऑफ द आर्ट मोटरसाइकिल थी, बिकॉज उससे पहले इंडिया में कुछ ऐसा था नहीं। तो इस टाइप का रहा सफ़र। पोपली साहब, आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे और आप चेयरमैन भी हैं ग्लोबल एक्टिव पार्टनर, जो सिटी है हमारा ग्लोबल सिटी जो है वो एक्टिव पार्टनर भी है, आप चेयरमैन भी हैं। क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं बोकारो को लेकर के? देखिए, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 2022 में हमारा कंपनी का टैगलाइन था एक्टिव बोकारो, हेल्दी बोकारो। और उसी से फिर वो ग्लोबल एक्टिव सिटी में भी, क्योंकि हम लोग को एक पार्टनर सिटी का दर्जा मिला हुआ था और उसको फुल फ्लेज्ड ग्लोबल एक्टिव सिटी का दर्जा लेने का बात था, तो मैनेजमेंट में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर दी एज अ चेयरमैन ऑफ दैट एक्टिव सिटी कमेटी। उसमें हमने मेन है कि हमको सारे लोग, जितने भी सिटीजन्स हैं आपके बोकारो को, उनको एक एक्टिव माहौल देना है, एक्टिव बनाना है उनको। उसके तहत बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो उसमें जैसे हमने स्टार्ट किया कि 30 फील्ड बनाए गए शहर में, कि उसमें लोग अपना वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, चाहे कोई बैडमिंटन कहीं है, कहीं बास्केटबॉल है, कहीं क्रिकेट पिच है, अलग अलग चीज़ें एक घर के बगल में हर जगह रहेगा।
फिर हमने उसमें एक योगा का सेशन करवाया था, जिसमें एक इंटरनेशनल योगा गुरु हैं गुड़गांव से आए थे। एक साइकिलिंग रैली कराई टू प्रमोट साइकिलिंग अमंग सिटीजन्स। एक्टिविटी चलता रहा, वो एक्टिविटीज़ हमारी चलती रही। उसके बाद हमने एक हैप्पी स्ट्रीट ऑर्गेनाइज़ किया, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट, एंड एक हमने हाफ मैराथन किया है। अब ये हाफ मैराथन विल बिकम एन एनुअल अफेयर। बाकी अच्छा, एक हाफ मैराथन ही अगर हम करते हैं हर साल, तो मुझे लगता है अगर उसको सीरियसली कोई लोग, जितने भी उसको लोग ले लेंगे, तो वो हर पूरे साल तो उनको प्रैक्टिस करना है, तभी एक आदमी हाफ मैराथन दौड़ सकता है। और वो पूरा इंटरनेशनल स्टाइल में हाफ मैराथन हुआ था, अगर आपको ये मालूम होगा तो, जिसमें वो चिप लगा हुआ था, चिप से टाइमिंग होती है, टाइमिंग सर्टिफिकेट है विच इज़ वैलिड एनीवेयर इन द कंट्री। तो बहुत एक प्रॉपर ये हुआ था। मतलब 365 दिन तक शहर वालों को एक्टिव रखना है फिजिकली। हाँ, बेसिकली वो है कि भाई आपको हर टाइप के लोग, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, जैसे भी लोग हों, उनको फिज़िकली फिट रहना है। और हमारी एक उसी जो हमारी टीम है ग्लोबल एक्टिव सिटी की, उसमें से कुछ 4-5 लोग अलग अलग स्कूल्स में, आई थिंक करीब 20 एक स्कूल्स उन्होंने कवर किए हैं। वो जाके वहाँ पे लेक्चर देते थे ऑन पोस्चर के बारे में, एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। सो बच्चों से लेके मतलब बूढ़ों तक हम लोग का एक ये है कि सबको मोबिलाइज सबको एक्टिव रखना है। पब्लिक साहब, सर आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, हमको लग रहा है कि क्रीड़ांगन का जो कॉन्सेप्ट है, दर्जन भर से अधिक क्रीड़ांगन का निर्माण हो गया बोकारो के अंदर, तो लग रहा है कि जो खेल की जो संस्कृति को बढ़ावा देने का जो प्रयास है बोकारो स्टील का टाउनशिप में, क्रीड़ांगन उसी की कड़ी है। देखिए, डेफिनेटली हम तो वही बोल रहे हैं कि होता क्या है, बहुत बारी जैसे अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कहाँ खेलेंगे लोग। तो एक ये था कि हमारे पास जगह का कमी नहीं है, हर सेक्टर में, हर नेबरहुड में हमारे पास ओपन एरिया काफ़ी है। तो ओपन एरिया हम सिर्फ उसको बंद कर दे रहे हैं और उसमें कोई एक फैसिलिटी डेवलप कर दे रहे हैं। बाकी चाहे तो बाकी लोग आप बाद में भी कर सकते हैं। और एक बारी जब वो बन जाएगा तो हमारा ये था, हम सब जगह जब भी गए हैं इनॉग्रेशन में, तो हम यही बोले हैं कि वहाँ लोकल लोगों को अपना एक कुछ कमेटी, कुछ एक फोरम बनाना होगा, ग्रुप ऑफ पीपल, एंड देन दे हैव टू मेंटेन इट। वो कहीं पॉसिबल नहीं है कि सारा चीज़ हम ही लोग मेंटेन करें, वो कहीं नहीं होता। दुनिया के किसी कोने में हमको नहीं लगता है कि सारा चीज़ गवर्नमेंट या कोई इस टाइप का मेंटेन कर पाता है। सिटीजन्स का उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, और फिर एक अपनापन भी आता है। हम लोग इतना खर्चा करते हैं दुर्गा पूजा पे या इस टाइप की चीज़ों में, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, खर्चा करते हैं, तो हम लोग स्पोर्ट्स के नाम पे भी हमको करना चाहिए, और थोड़ा ही खर्चा करना है, कुछ ऐसा बात नहीं है। और एक बारी वो जब पिकअप कर लेगा, एक ग्राउंड है हमारे वन में ही है, तो उसमें हम देखते हैं कि अचानक से बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे, 10-10, 15-15 बच्चे रोज़ शाम को बैडमिंटन खेलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और उसको छोड़ देंगे तो वो जंगल बन जाता है। सो शहर का लुक भी बदलेगा, और सबसे बड़ा बात है, अच्छा उसी में से कोई चैंपियन डेवलप होगा। बिल्कुल, जब कोई खेलेगा, देखेगा एक दूसरे को, और ये बढ़ेगा। अभी जैसे बड़ा अच्छा कमेंट हमको एक बार ही मिला था, वो इसमें भी अप्लाई होता है, कि जो हैप्पी स्ट्रीट का बोला कि भाई सबसे बड़ा है कि कुछ घंटे के लिए तो कम से कम बच्चों के हाथ से मोबाइल छूटा। बिल्कुल, तो वो यहाँ भी एप्लीकेबल है। कम से कम 7 to 9 तो है, खेलेगा ना भाई, बाद में बाहर जाके खेलेगा बेचारा, तो मोबाइल से तो थोड़ा छुटकारा मिलेगा उसको, और होना भी चाहिए। बाकी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रियली खेलकूद का ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक बार कल्चर है, तो वो कल्चर यहाँ डेवलप कराना है। साहब, यहाँ पे शहर के अंदर आप बोल रहे थे कि बदलने की जो एक कवायद है उसको शुरू किया गया है। आमतौर पे बोकारो को ग्रीन सिटी के रूप में लोग जानते हैं, और पेड़ों को लगाने का एक लंबा सिलसिला आप लोगों ने अभी शुरू किया है, लाखों की संख्या में पेड़ लगाए गए हैं। तो आपको लग रहा है कि जो पुराने पेड़ थे उनको रिटायर करके अब नई ज्वाइनिंग हुई है पर्यावरण में भी? देखिए, पर्यावरण के प्रति तो हम सब लोगों का एकदम ये है ही है, आगे की पीढ़ी के लिए, नहीं तो हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो उसमें बोकारो में तो खैर आप जानते ही हैं कि बहुत पेड़ हैं, मेरे को लगता है शायद 45 लाख पेड़ हैं। लेकिन पिछले 2-4 सालों में हम लोगों ने 1,70,000 पेड़ लगाए थे, और 1 लाख अभी जस्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। और इस टाइप से हम मोटा मोटी 1-1 लाख पेड़ करके नया नया कॉन्ट्रैक्ट हम लोग लेते जा रहे हैं। मतलब वो एनुअल बेसिस पे 1 लाख पेड़ काफ़ी, मतलब हमारा कोशिश है। उसके अलावा हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी करवाए, हमने सैपलिंग्स अपने एम्प्लॉयज़ को और बाकी लोगों को भी, कि अपने घर के पास आप लगाइए। इसमें तो हम क्या करते हैं कि कोई एरिया ईयर मार्क कर देते हैं जिसमें हम लार्ज स्केल में लगाते हैं। उससे ज़्यादा और भी चाह रहे थे कि भाई अपने लोग लेके जाएं और अपने अगल बगल भी लगाएं। तो उसमें करीब हमने 14,000 सैपलिंग भी डिस्ट्रीब्यूट किए अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू, या वो उसोएवर जिसको चाहिए। बोकारो के बाहर भी आसपास का जो इलाका है वो भी ये करे। बोकारो के बाहर भी, यस। तो भाई पेड़ लगाना है तो उससे बढ़िया बात ही नहीं हो सकता कुछ।
पब्लिक साहब, एक सवाल हमारे मन में आ रहा था पेरिफेरल डेवलपमेंट को लेकर के। पहले बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी इस क्षेत्र में, मगर अब कुछ शिथिलता आई है उसके अंदर। पेरिफेरल डेवलपमेंट को लेकर कोई नया कॉन्सेप्ट है क्या मैनेजमेंट के पास, क्योंकि वो एरिया भी आप ही के पास है? नहीं, उसमें ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज बेसिकली वो हमारा CSR के थ्रू होता है। पेरिफेरल डेवलपमेंट जितना भी है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू होता है, और उसमें डिपेंड करता है हमारे पास पैसा कितना है, तो उस हिसाब से। लेकिन उसमें काम बहुत हो रहा है, और उसमें सिर्फ डेवलपमेंट मतलब उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, और उसमें एजुकेशन फैसिलिटीज़, एजुकेशन लेके भी है। तो नए नए टाई अप्स हम लोग कर रहे हैं। अभी जैसे हमने एक टाई अप किया था वो जो आर्टिफिशियल लिम्स वालों के साथ, तो कुछ ना कुछ उसमें अपने नेबरहुड में जितने भी हमारे हैं, मतलब जो आप पेरिफेरल बात कर रहे हैं, उसमें किसी तरह उन लोगों को बेनिफिट पहुंचाना, उनको सोसाइटी, मेन सोसाइटी के साथ जोड़ने का सर, ये माइक्रो लेवल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर के भी इनिशिएटिव हो रहा है आप लोगों के स्तर पे। सेक्टर 2 में जो स्कूल है उसको आप लोगों ने अभी कन्वर्ट कर दिया है। एग्जैक्टली। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा बताइए। उसमें क्या है, जैसे कि हमको उनको एंगेज करना है। जो पेरिफेरल डेवलपमेंट आप बोले ना, वहाँ पे लेडीज़ हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, मान लो एजुकेशन भी नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो उसमें हमने टाई अप किया है। एक वो जलकुंभी जो हमारा है, जलकुंभी हमारे पास बहुत है कूलिंग पॉन्ड में, तो उसके वो लोग हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं। तो वो सेंटर सेक्टर 2 में भी खुला है, दैट इज़ दैट सेंटर, जिसमें हम लोग उसको बना भी रहे हैं और वहीं से सेल भी करते हैं। और अगर आप नहीं गए हैं तो जाके देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सुंदर प्रोडक्ट है, आपको देखते ही मन करेगा कि यार बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं वो। तो उस टाइप से लोगों को कहीं ना कहीं अपना, और उनका मन भी लगता है उसमें, एक एंगेजमेंट हो गया, एक इनकम हो गई, एक नया स्किल सीख लिए, तो ऐसे ही देश को और सब सड़क को लेकर हम लोग बात करें कि टाउनशिप के अंदर जो मेन सड़क है उसके रिनोवेशन का काम चल रहा है और बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो हम लग रहा है कि जो एक जीर्ण शीर्ण स्थिति में आज से 5-7 साल पहले सड़कें थी, फंड की कमी की वजह से या जो भी रीज़न रहा हो, या पॉलिसी पैरालिसिस, मैं तो मीडिया पर्सन हूँ, बात करूँगा पॉलिसी पैरालिसिस के, तो उसके कारण भी शायद नहीं बन रहा था। लेकिन अब शहर बदल रहा है, लोगों को नई सड़कें मिल रही हैं या रिन्यू की हुई सड़कें मिल रही हैं। लग रहा है कि बोकारो स्टील नए जोश में। हाँ, देखिए काफ़ी काम हो रहा है, और मैनेजमेंट का भी पूरा, टॉप मैनेजमेंट का भी एक ये है, मानना भी है, और उसमें पूरा सपोर्ट है। तो उसमें आप देखेंगे कि अभी तो खैर मैंने मेन रोड्स तो जनरली अभी शुरू भी नहीं की हैं ज़्यादातर। पहले हमने एकदम जो सबसे डिलापिडेटेड सड़कें थी उसको बनवाया, जैसे कि आप 12 से दुंदीबाग से जो हाईवे को कनेक्ट करता है, या सेक्टर 11 में जो, बहुत अच्छी है, उसको हमने RCC रोड बनाया फर्स्ट टाइम। उसके बाद जो रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है सेक्टर 11 से, वो रेलवे ब्रिज की तरफ, रेलवे क्रॉसिंग की तरफ, उसको बनवाया। कुछ और रोड है जो बहुत ज़्यादा डिलापिडेटेड थी, फर्स्ट स्टेप में हमने उनको किया था। सिटी सेंटर की रोड सारी चेंज हुई, बहुत सालों से नहीं बनी थी। सेकेंड स्टेज में हम लोग स्ट्रीट रोड्स बनवा रहे हैं, जिस पे ध्यान किसी का जाता नहीं है आमतौर पे। तो हर सेक्टर की स्ट्रीट रोड्स बननी है, और शायद करीब 35 किलोमीटर बन चुकी हैं, 55 किलोमीटर और बननी है, वो इसी इसमें बनेंगी। और अब नेक्स्ट फेज़ में हमारा मेन रोड चालू होगा, जिसमें ये जो मेन रोड हैं जो आप देखेंगे कि एयरपोर्ट से लेके पत्थरकट्टा से गांधी चौक, ये सब भी उसी में बननी है, अभी बनी नहीं है। और प्लस जो सेक्टर की भी जो मेन रोड्स हैं वो सब बनेंगी उसमें। तो मोटा मोटी आप देखेंगे कि मे बी कोशिश तो थी इस बारिश से पहले कंप्लीट करने की, इस बारिश से पहले नहीं होगा तो बारिश के तुरंत बाद 2-3 महीने के अंदर काफ़ी आपको चेंज दिखेगा। स्टार्ट करना है। सड़कों से निकल कर नहीं, स्टार्ट काम पहले ही हो जाएगा, खत्म करने की बात कर रहे हैं। पब्लिक साहब, सड़कों से निकल के अब घरों पे चलते हैं। 37,000 से ज़्यादा आवास आपके पास है। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, जो कंडीशन है क्वार्टर्स की, आप कितने सेटिस्फाइड हैं? इसके बाद हम स्पेसिफिक सवाल पर आएंगे। देखिए, क्वार्टर्स की कंडीशन रियली बहुत ख़राब है, इस काफ़ी थी, और उसमें बहुत वार स्केल पे हम लोगों ने काम लिया है, क्योंकि काफ़ी सालों से काम नहीं हुआ था। अब वो जो रीज़न जो भी रहा हो, क्योंकि अगर छोटा मोटा काम होता रहे तो काफ़ी चीज़ें ठीक रहती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वार्टर्स हैं उसमें छत पे जाने का प्रोविज़न नहीं है, वो सिर्फ मेंटेनेंस पर्पस से जाते हैं, जनरल यूसेज वाली छत नहीं है। उसके चलते क्या होता है कि बहुत सारी जगह में पेड़ वेड़ उग गए हैं पूरे, वो पीपल और गुलर वगैरह काफ़ी चीज़ उगाता है, वो ज़्यादा डैमेज कर रहा है, वो पूरा डैमेज करता है, उसके चलते सीपेज आ जाता है, और वो हो ही नहीं रहा था। मास्टर प्लान है क्या उसको लेकर? उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने पूरे सेक्टर्स का मेंटेनेंस अभी लेना शुरू किया है, इन एडिशन टू द नॉर्मल मेंटेनेंस। जैसे फर्स्ट फेज़ में हमने 4A से 4D वो एंटायर एक्सटर्नल रिपेयर कंप्लीट कर दिया है। 360 ब्लॉक्स हैं, मे बी अराउंड 2000 क्वार्टर होंगे उसमें। सेकेंड फेज़ में हम लोग 4E से 4G ले रहे हैं, बड़े सेक्टर्स हैं। 4G
नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर है, 4F एग्जीक्यूटिव्स का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो उसको अब ले रहे हैं और ऐसे ग्रेजुअली एक एक करके लेते रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग 9 के 2 नेबरहुड और 6 वो प्लान कर रहे हैं। उसमें करीब 519 ब्लॉक का हमने एक एस्टिमेट बनाया है अभी, 6,000 सवा 6,000 क्वार्टर्स हैं उसमें। तो एक एक करके स्लॉट वाइज हर साल हम लोग काफ़ी मेजर रिपेयर ले रहे हैं। और उसके अलावा जैसे जो हमारे जो रेगुलर मेंटेनेंस है उसमें भी हमने करीब करीब 350 क्वार्टर जो काफ़ी डिलापिडेटेड थे उनका पूरा एक्सटर्नल रिपेयर हमने किया है। और अभी एक नई पॉलिसी भी बनाई थी, शादी वाले घर में भी पहले सिर्फ इंटरनल का था, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया स्कोप को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों करते हैं। मतलब इंटरनल उस घर का हो गया और एक्सटर्नल पूरे ब्लॉक का हो गया, तो उसी बहाने एक एक ब्लॉक भी होते जा रहा है। तो करीब 70 ब्लॉक उसमें भी किए हैं, टेकअप किए हैं। तो ऐसे ही होगा, ओवरनाइट तो इतना बड़ा काम हो नहीं सकता। आप शादी जानते वाले हैं। घरों के कुछ कह रहे थे आप? नहीं, वही शादी घरों में क्या किया हमने कि जैसे कोई एप्लीकेशन देता है जब, और थोड़ा सा हमारे पास टाइम होना चाहिए, एकदम लास्ट मोमेंट पे तो आप जानते हैं सिविल का काम नहीं हो पाएगा, तो उसमें क्या करते हैं कि जिस घर में शादी है, मतलब किसी बच्चे की शादी है एम्प्लॉय के, तो उसका इंटरनल हम लोग पेंटिंग वेंटिंग कराते हैं और उस पूरे ब्लॉक का एक्सटर्नल पेंटिंग कराते हैं। तो उसमें भी हमने करीब करीब 70 ब्लॉक ऑलरेडी कर दिए हैं। सर, ये एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा था कि जैसे सेक्टर 2 वाले जो स्कूल है उसको स्किल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में, अभी सेक्टर 12 में जो स्कूल है बड़ा ये सेक्टर 12A वाला, उसको भी रिन्यू करके तैयार किया जा रहा है, कोई वेंचर आ रहा है वहाँ पे। मैं ये सवाल थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल्स एप्लीकेशन बोकारो स्टील मैनेजमेंट के पास पेंडिंग थे इन स्कूल्स को लेकर कि सोसाइटीज़ को या जो ट्रस्ट या जो पुराने स्कूल चल रहे हैं यहाँ पर उनको वो हैंड ओवर किया जाए। तो क्या मैनेजमेंट उस अभी जो इनिशिएटिव ले रही है स्किल सेंटर के को लेकर के या दूसरे वेंचर्स को लेकर के, इन सबको ध्यान में रखकर ये पहले से तय था क्या? ये कारण था कि उन सब एप्लीकेशन पर विचार नहीं हुआ, कि हैंड ओवर नहीं किया गया उन इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी और सोसाइटी को, किसी और स्कूल्स को, कि मैनेजमेंट खुद से ही यूज़ करे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को? नहीं, वैसा नहीं था ऐसा। अभी तो हमने बेसिकली 4 स्कूल्स का मेंटेनेंस टेकअप किया था। वही मैं कह रहा हूँ। हमको लगा कि 4 स्कूल्स में हमारे जितने बच्चे हैं वो एकोमोडेट हम लोग कर लेंगे उसको। लेकिन अभी एक ख्याल आ रहा है कि हम लोग किसी के साथ वो कोई मॉडल हम लोग देखेंगे जिसमें किसी दूसरे स्कूल, मतलब स्कूल जो एजुकेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है या इंस्टीट्यूट्स के फिर साथ हम लोग टाई अप करेंगे एंड दे विल टेक केयर ऑफ आवर स्कूल्स। मतलब हमारे बच्चों का वो पढ़ाएंगे और बाकी अपना भी स्कूल चलाएंगे, चाहे DAV हो, DPS हो, जो भी हो। अभी उसमें कुछ ऐसा विचार कर नहीं, रहे हैं कि इस तरह के इसमें विचार चल रहा है। हमारा ये एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता है, HRD के अंडर आता है, लेकिन इसमें विचार चल रहा है। बोकारो को लेकर के जब हम लोग शुरू में आपसे बातचीत शुरू की, अभी तो आपने तारीफ़ की कि एक रहने के लायक एक बेहतरीन शहर है बोकारो। तो ज़रा 3 प्लस पॉइंट बता दीजिए कि इस शहर का 3 प्लस पॉइंट एज ए एग्जीक्यूटिव, एज ए CGM आपने क्या पाया? देखिए, जो मैंने बताया, एक मिनी इंडिया को छोड़कर आप कह रहे थे अभी। देखिए जो मैंने आपको बताया पहले कि सबसे बड़ा बात कि यहाँ पे जो स्कूलिंग था वो बहुत बेहतरीन था। जब हम लोग यहाँ ज्वाइन किए, जिस साल हम लोग पास आउट किए थे अपने स्कूल को और इंजीनियरिंग के लिए, जब हम लोग ये ट्राई कर रहे थे, उन दिनों में जनरली IIT टॉपर वगैरह भिलाई से, बोकारो से आते थे। तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। आपको जान के खुशी होगी, आप जानते भी होंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खलासी मान लो ज्वाइन किए होंगे। खलासी बोलने का मतलब है कि प्रोबेबली दे वर नॉट एजुकेटेड, उनके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बन के, IAS IPS बन के आज देशों विदेशों में सब जगह फैले हुए हैं। तो उस टाइप का यहाँ से एक ये गया है। इतने नामी स्कूल हैं आज की डेट में बोकारो में, तो बोकारो इज़ अ वेरी बिग एजुकेशन सेंटर। दूसरा ये है कि यहाँ पे टाइम बहुत मिल जाता है, क्योंकि आपका कम्यूटिंग टाइम बचता है। आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आपका कम्यूटिंग टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो वो टाइम आपका बचता है, तो आप उस टाइम को बच्चों को डिवोट कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिवोट कर सकते हैं। तो ये जो 2-3, और यहाँ की ग्रीनरी, पॉल्यूशन नहीं है, ग्रीनरी है, ये दो तीन चीज़ें जो हैं इस शहर की रियली काबिल तारीफ़ हैं। पुलिस साहब, मुझे वाइंड अप करना है, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। वो सवाल ये है कि शहर के अंदर एक परेशानी अभी भी है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी टीम है, जो DI अभी आए हैं वो भी काफ़ी एनर्जेटिक है, कोई पॉलिसी डिसीजन हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ झोपड़पट्टी और खटाल को लेकर।
कोई मास्टर प्लान है क्या इरेडिकेशन को लेकर के, क्या करेंगे? आपके लाख कोशिश करने के बावजूद और हर तरह की सुविधाएं देने के बावजूद ये एक अभिशाप तो बोकारो स्टील सिटी के साथ जुड़ा हुआ है। कोई मास्टर प्लान है ये क्या? डेफिनेटली आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और हम लोग का प्रयास तो जारी है और हम लोग चाहेंगे। अब इसमें हमको लगता है कि थोड़ा थोड़ा सा हाईएस्ट लेवल पे हमको इसका सपोर्ट लेने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने भी क्लियर किया, कई बार डायरेक्टिव आया, समस्या एजुकेशन को लेकर के होता है, एजुकेट नहीं हो पाता है, तो उसको लेकर क्या करेंगे? नहीं, वही मैंने बोला कि भाई जैसे अब उसमें तो हमको जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो हो नहीं पाएगा, जिसमें हमको हमारा स्टेट कोर्ट के थ्रू नोटिसेस निकलते हैं, लेकिन उसमें मजिस्ट्रेट एंड पुलिस फोर्स डिप्लॉय करना पड़ता है। तो उसमें हमको थोड़ा सा गवर्नमेंट से हमको सपोर्ट चाहिए। और सर, हम लगातार बात कर रहे हैं शहर के डेवलपमेंट को लेके, यहाँ की ग्रीनरी को लेकर के, तो शहर रोशन भी तो हो रहा है। तो जो आपके स्ट्रीट लाइट्स हैं या जो स्मार्ट लाइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों ने शुरू किया है, आइडिया कहाँ से? ये तो एक्चुअली एक दिन मैं ज्वाइन ही किया था, उसके एक आध महीने बाद मेरे को कोविड भी हो गया, और कोविड 1 डेढ़ महीना रहा, काफ़ी सीरियस था। उसके बाद हम एक दिन रात में गए थे किसी के यहाँ, तो देखे कि वो पूरे स्ट्रेच पे कहीं लाइट ही नहीं थी। और मेरी वाइफ जो है वो बोकारो की बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, तो धीरे से कमेंट की कि अरे ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं बोकारो। अंधेरा। और मेरे को तो 1 ही महीना हुआ था यहाँ आए हुए, बट उस दिन हम लोग बोला कि नहीं भाई ये सब करना है। तो उस दिन से लेके जो चालू किया हमने, इमीडिएटली हमारे 60 हाई मास्ट थे, उसमें इमीडिएटली एक भी नहीं जलती थी, उसमें इमीडिएटली सारे फिक्सचर्स चेंज किए, एलईडी लाइट्स लगाई। इमरजेंसी में ख़रीद के हमने सारे सेक्टर्स में एलईडी फिक्सचर्स लगाए, ऑल सेक्टर्स, स्ट्रीट रोड्स में, मेन रोड्स में। और फिर बड़े प्रोजेक्ट्स लिए जिसमें 40 एलईडी हाई मास्ट नए लगाए, 30 अभी और लग रहे हैं। 1-2 दिन में काम चालू हो जाएगा, 2-3 महीने में 30 हाई मास्ट और शहर में लग जाएंगे। और 888 आर्टीरियल पोल्स लग रहे हैं, जहां लाइट यहाँ तो थी नहीं, या थी तो वो डिफंक्ट हो गई थी, तो ऐसे 888 पोल्स लगेंगे, जिसका इनॉग्रेशन हफ्ते 10 दिन में हम लोग फर्स्ट स्टेज का करा देंगे। कुछ हमने एक स्मार्ट लाइटिंग का भी लिया है, जिसका ये है कि भाई वो सूरज की जो अपनी रोशनी के हिसाब से वो सोलर नहीं है, मतलब वो उसके में ये लगा रहेगा, सेंसर लगा रहेगा, है एलईडी लाइट्स, वो सेंसर के हिसाब से अपने आप को अप डाउन करेंगी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ऑन और ऑफ वाला जो है, ऑन और ऑफ भी, और अपनी डिम भी हो जाएगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो भी एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है। सर, शहर में जब कभी भी बारिश होती है तो कोई ऑटो कैचमेंट एरिया क्रिएट नहीं होता है। तारीफ करनी पड़ेगी बोकारो स्टील की ड्रेनेज सिस्टम की। अभी आप लोगों ने उसके रिनोवेशन का काम मेगा स्तर पर शुरू हमने फिर से क्योंकि काफ़ी जगह हमारे ड्रेन्स जो हैं वो चोक हो गए थे, चोक इन द सेंस एक्चुअली उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह भी लोगों ने कुछ कुछ कर लिया था। तो अभी हमने उसको मैसिव स्केल में लिया है, 250 किलोमीटर करीब ड्रेन की हम लोग सफाई कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ डैमेज्ड है उसका रिपेयर कर रहे हैं। इसके पहले आप देखे होंगे वो CZ गेट के पास जो हमारा है, वहाँ पूरा पानी पूरा तो उसको अप करके बनाया गया। उसको हमने वो भी करा दिया, और उसका जो नीचे जो प्रॉब्लम था, वो पूरी पाइपलाइन वो चोक थी, उसको पूरा हमने मशीन से पूरा ठीक करा के उसको साफ़ कर दिया, वहाँ पानी जमा नहीं होगा, वो ड्रेन आउट हो जाता है। ड्रेन आउट हो जाता है। सर, वो एक और एलिमेंट छूट जा रहा है बोकारो स्टील के अंदर, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान को लेकर के एक आकर्षण का केंद्र है। जब कोई बाहर से लोग आते हैं तो जगन्नाथ मंदिर है, जैविक उद्यान है, लोग घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर। तो क्या कुछ नया होने वाला है जैविक उद्यान? देखिए, थोड़ा हम लोग लगे हुए हैं उसमें। हमारे पास ये था कि हमारे पास लेपर्ड्स जो हैं वो 5 लेपर्ड्स हैं, लेकिन सारे फीमेल्स हैं। तो हमने रांची जू से बात किया है, और 2 फीमेल हम उनको देंगे, वहाँ से 2 मेल हम लोग ले लेंगे। तो ये उनका अप्रूवल आ गया है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कराना है, तो किसी भी दिन हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा। तो कम से कम हमारे लेपर्ड की पॉपुलेशन ग्रो करती रहेगी। एक ये है। 1-2 जू से और बात चल रही है, राउरकेला से हमने ईमो के लिए बात किया है, तो वो मिल जाएगा। प्लस हमने बोला है और भी कहीं एक्सप्लोर कीजिए जहाँ पे ज़्यादा हैं, तो दे कैन गिव इट टू अस। हम लोग सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी जो है CZA, उनसे टेकअप किए हुए हैं। उसके अलावा एक्वेरियम 3-4 साल से बंद था, तो वो एक्वेरियम भी मेरे को लगता है बस हमारा पूरा रिपेयर वर्क उसका हो गया है, तो हफ्ते 10 दिन में एक्वेरियम चालू हो जाएगा। और फिर एक प्रोजेक्ट है जिसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो टॉय ट्रेन भी हमने एक लंबा रूट बनाया है करीब 1 किलोमीटर का, और इलेक्ट्रिक उसका इंजन लगेगा। तो वो अब जितना टाइम लगे, अभी हमने उसके टेंडरिंग स्टेज में है, लेकिन वो भी आ जाएगा। तो बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया एक ये होगा। शहर के लोगों को आप सीधा क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एज ए CGM बोकारो के सिटीजन्स को मैसेज क्या होगा? देखिए, शहर के लोगों को हम यही बोलना चाहेंगे कि आपका शहर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है,
लेकिन उसको आगे अच्छा और सुंदर रखना वो हमारी जिम्मेदारी है। एज अ सिटीज़न हमको बहुत कुछ करना है। छोटी छोटी बातें हैं, सिटी सेंटर में आप देखेंगे कि भाई पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, लोग कहीं भी पार्क कर देते हैं। तो वो जो एक है, जो सिविक सेंस एक है, कचरा जो है, डस्टबिन बने हुए हैं, इतना सुंदर हमारा यहाँ का सिस्टम है, आप डस्टबिन में डालिए, डस्टबिन से उठा के ले जाएगा, लेकिन हम लोग बाहर फेंक देते हैं। सड़क पे चलते चलते 20-20 लाख की गाड़ियों में लोग चलते हैं और पेपर और ये थ्रो कर देते हैं। तो तब उस कंडीशन में कोई दुनिया का मैनेजमेंट, कोई दुनिया की सरकार वो नहीं कर सकती। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, पीपल आर सेल्फ, ये आपको, आपने देखा होगा वो जापानीज़ टीम वर्ल्ड कप, आई थिंक रशिया में वर्ल्ड कप देखने गए थे, वो हार गए वो मैच, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी सफाई कर रहे थे, क्योंकि वो बचपन से इसी टाइप से पले बड़े हुए हैं। और सारे लोग, पूरे दुनिया के मीडिया में आए, पूरा दुनिया के मीडिया में आया कि बताइए, देखिए हारने के बाद तो लोग और हंगामा करते हैं और ये लोग सफाई कर रहे हैं। उनको ताज्जुब ही नहीं लगा, बोले ये तो ज़रूरी है भाई, हमने कचरा किया, हमने सफाई किया। वो जब तक नहीं आएगा, मुश्किल है। मुश्किल क्या है, इम्पॉसिबल है। आपको जो फैसिलिटी मिल रही है उसको मेंटेन करिए, उसको अवेल करिए, उसका यूटिलाइज़ करिए। आज अगर ग्राउंड हम बना रहे हैं, आप ही के बच्चे खेलेंगे। यहाँ की मैनेजमेंट तो आज है, कल नहीं है, चले जाएंगे। आप रहेंगे, आपके बच्चे आगे रहेंगे, तो देन एंड दे शुड बी एबल टू एंजॉय दैट। एक कल्चर हमको लाना पड़ेगा, एक कल्चर डेवलप। और साहब एक और सवाल भी है कि जनवरी 2021 में जब से आपने यहाँ चार्ज संभाला है, शहर बहुत बदला है और हर क्षेत्र में एक रिमार्केबल चेंज हुआ है। वो ये साबित कर रहा है कि आप एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लेकिन आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये लग रहा है कि आपके अंदर जो आर्टिस्टिक इमेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ज़िंदगी का वो कौन सा पहलू है जो छूट गया है, जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मेरा बेसिकली मैं तो खेलने कूदने का रियली बहुत रुचि है। और जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि चाहे ड्रामा व्रामा हो, गाने का है शौक़ है। और कल को मेरा जैसे बोलते हैं ना कि भाई हम तो झोला लेके चलते हैं, मोदी जी भी बोले कि झोला लेंगे और चल देंगे। तो रिटायरमेंट के बाद हमारा भी कुछ उसी टाइप का प्रोग्राम है कि कहीं पहाड़ पे चले जाइए, कहीं अपना घूम लीजिए। गाना हमको थोड़ा शौक़ है, उतना अच्छा नहीं गाते हैं, तो मेरे को लगता है कि नहीं भाई, अब कैरोके में आजकल सब लोग गाता है तो हम भी गाना चाहेंगे। गा लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसको इम्प्रूव करेंगे, हम उस गाने पे कंसंट्रेट करेंगे। तो इसी टाइप की एक्टिविटीज़ हमारी रहेंगी, खेल कूद से जुड़ी हुई, कुछ सोशल सर्विस से जुड़ी हुई और कुछ एन्जॉयमेंट से जुड़ी हुई। साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका हमको दिया। एंड रियली थैंक यू सो मच।